वर्ल्ड वार 1 का सीन समझाने के लिए पहले अलायंस का फंडा समझाना जरूरी है। यह सब कुछ एक पावरफुल गैंग वॉर की तरह था। एक तरफ अलायंस और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर। बस फर्क सिर्फ इतना था कि यह वॉर पूरी दुनिया में फैल गया। शुरू में यह ग्रुप ट्रिपल अटेंड कराता था और इसमें सबसे पहले शामिल थे फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रशिया। लेकिन रशिया 1917 तक ही इस ग्रुप में शामिल रहा, क्योंकि उसके देश के अंदर ही रशियन रेवोल्यूशन का हंगामा शुरू हो गया। फिर इटली भी 1915 में इस ग्रुप में ज्वाइन हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इटली पहले सेंट्रल पावर के साथ था। बाद में यूनाइटेड स्टेट ने भी 1917 में अपनी एंट्री मारी। उसके बाद जापान भी लाइन में आ गया। और छोटी नेशन का क्या, जैसे बेल्जियम, सर्बिया, रोमानिया और पुर्तगाल, ये लोग भी अलायंस के साथ आ गई। एंड तक टोटल 27 कंट्रीज अलायंस के साइड हो गई थी, इंक्लूडिंग ब्राजील और चाइना। अब बात करते हैं दूसरी साइड की सेंट्रल पावर कंट्रीज की, जो एक मिलिट्री कोजन था। इस ग्रुप के मेन मेंबर थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। यह लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए अलायंस और एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ रही थी। इन एग्रीमेंट के तहत अगर कोई इन कंट्रीज पर अटैक करता हो तो दूसरी कंट्री इसके फुल सपोर्ट में आ सकती थी। यह अलायंस और एग्रीमेंट ही वर्ल्ड वार 1 का सबसे बड़ा कारण बनी थी। इनका एम था अलायंस को रोकना और दुनिया भर में अपना दबदबा कायम करना। लेकिन ग्रुप्स बनाने से वर्ल्ड वार थोड़ी न शुरू हो जाती है। यह तो कोल्ड वार के टाइम पे भी सिमिलर इसी तरह के ग्रुप्स बने थे, लेकिन उस टाइम पे कोई वर्ल्ड वार शुरू नहीं हुई थी। तो वर्ल्ड वार आखिर शुरू कैसे हुआ? यह सब शुरू हुआ एक सिंगल बुलेट से, जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। आर्चड्यूक फर्नाइज फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया हंगरियों के गद्दी के वारिस थे, जिनको एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह स्टूडेंट ब्लैक हैंड नाम के नेशनलिस्ट ग्रुप का मेंबर था, जिसका साथ सर्बिया ने दिया था। और सिर्फ इस एक कत्ल ने पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाती है, जिसमें 20 मिलियन लोग मारे जाते हैं, जो उस वक्त की दुनिया की पॉपुलेशन का 9 से 10% थी। आज के टाइम पर यह सब सुनने में बड़ा सेंसेशन लगता है कि कैसे सिर्फ एक सिंगल घटना की वजह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। लेकिन बात यहाँ पे यह नहीं है कि सिर्फ इनकी मौत से वर्ल्ड वार 1 का कारण बनी थी, बल्कि इस जंग के बीच बहुत पहले ही बो दिए गए थे, जिसमें सभी देश आपस में अलायंस और एग्रीमेंट बना रहे थे, जो फ्यूचर वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। यूरोप में ऑलरेडी युद्ध की टेंशन काफी हाई अलर्ट पे थी। बस देरी थी कोई ऐसी स्पार्क की जिससे यह वॉर स्टार्ट हो जाए। इनकी हत्या में फाइनली इस जंग को एक नया मोड़ दे दिया। 1914 में यूरोप एक पावरफुल केज था। नेशनलिज्म, मिलिट्रिज्म और इंपीरियल एविनेशन से भरा हुआ था। अलायंसेस का एक कॉम्प्लेक्शन जाल था। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। ट्रिपल अटेंट में रशिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। इन सब ने एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां दो राष्ट्रों के बीच एक छोटी सी कॉम्प्लेक्स ग्लोबल जंग में बदल सकती थी। लेकिन आखिर में यह अलायंसेस कैसे बनी और इन्होंने टेंशन को एस्केलेट करने में क्या रोल प्ले किया? तो इसका जवाब है आर्च फर्नाइज फर्डिनेंड की डेथ, जिसने अलायंसेस की चैन रिएक्शन को किक स्टार्ट कर दिया। जर्मनी एक तरफ मोबाइलिज्म हुआ, फ्रांस और यूके दूसरी तरफ और धीरे धीरे दुनिया भर की कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट में घिसती चली गई। एसी नेशन के रिस्पॉन्स में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अपने कुछ मांगों के साथ एग्रीमेंट दिया। इन सब के रिस्पॉन्स में सर्बिया ने इन सारे एग्रीमेंट को ठुकरा दिया। यह सर्बिया का कैलकुलेटेड रिस्क था या फिर शांति की एक दलील। जैसे ही यूरोप में टेंशन बनने लगी, ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को जंग का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ एक ऐलान नहीं था, यह एक सिग्नल था जो जंग की आग को पूरी दुनिया में भड़का देगा। जब ऑस्ट्रिया हंगरी में सर्बिया पर अटैक किया, तब रशिया अपने सेलेबिक कलाई के डिफेंस में मोबाइलिज्म हुआ। जर्मनी ने भी जल्दी से ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट करने के लिए जंग में शामिल हो गया। कुछ ही दिनों में फ्रांस और ब्रिटेन उस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल आ गए। पूरे यूरोप में रैपिड एक्लेशन शुरू हो गई। अलायंसेस सिस्टम का मतलब था कि कंट्रीज को ट्रीटीज के तहत एक दूसरे को सपोर्ट करना। लेकिन वर्ल्ड वार 1 सिर्फ एक यूरोपियन लड़ाई नहीं थी, दुनिया भर के देश इस जंग में शामिल हो गए। अमेरिका ने पहले न्यूट्रल रहने का फैसला किया, लेकिन जर्मनी ने जब अपनी सबमरीन से गलती से यूएसए की सिविलियन शिप पर अटैक कर दिया, जिसमें सारे लोग मारे गए, तो इस घटना के बाद यूएसए भी जर्मनी के खिलाफ इस कॉन्फ्लिक्ट में उतर गया। अब इन सब में इंडिया का क्या रोल था? अलायंस को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सोल्जर भेज रहा था। यह ग्लोबल इन्वायरमेंट वारफेयर के नजरियों को कैसे बदल रहा था? जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, तब हमें दिखाई देता है इंपीरियल एविएशन से लोकल कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल वार में बदल दिया गया। जब यह लड़ाई शुरू हुई, तब यह जल्दी ही ट्रेच वारफेयर में बदल गई। एक ब्रूटल स्टेटमेंट और हैटेराइन कंडीशन और मैसिव कैजुअलिटी से भरी हुई थी। सोल्जर को सिर्फ दुश्मन को गोली नहीं, बल्कि बीमारियों और भूख से भी लड़ना पड़ रहा
रहा था। कैसे यह कॉन्फ्लिक्ट इतनी मॉडर्न ऑफ वॉरफेयर में बदल गई। यह जंग सिर्फ बैटल फील्ड तक शामिल नहीं रही। होम फ्रंट पर औरतों ने इन रोल को संभाला जो पहले मर्दों के पास थे, जो जंग में लड़ने के लिए चले गए थे। यह सिर्फ न सिर्फ सामाजिक नॉर्मल्स को बदला बल्कि जेंडर इनक्वालिटी के फ्यूचर मूवमेंट के लिए भी जमीन तैयार कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 ने जेंडर रोल्स पर क्या लास्टिंग चेंजेस लाए गए। जब औरतें इन रोल्स में आ गई तब उन्होंने ट्रेडिशनल रूल्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। यह जंग ऑफिशियली 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ, लेकिन इसके परिणाम अभी शुरू हो रहे थे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने जर्मनी पर कठोर दंड लगाए और यूरोप भर में नेशनल बॉर्डर को दोबारा खींच दिया। क्या यह ट्रीटी एक फेयर रेजुलेशन थी या फिर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का रेसिपी? वर्ल्ड वॉर 1 की विरासत गहरा और बहुआयामी है, इसलिए नेशनल बाउंड्रीज को रिसेव किया, ग्लोबल पावर डायनेमिक को बदला और वर्ल्ड वॉर 2 के लिए स्टेज तैयार किया। हम इन इवेंट से क्या सीखते हैं ताकि फ्यूचर वॉर से बचा जा सके? जब हम इतिहास के इस वायलेंट साइकिल और शांति पर विचार करते हैं तब हमें पूछना चाहिए कि क्या हम इन वायलेंट से कुछ सीख सकते हैं ताकि हम इतिहास की सबसे बड़ी गलती ना दोहराए। जैसे ही हम वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेस और कन्वेंशन पर अपनी खोज खत्म, तब हमारे पास ज्यादा प्रश्न है न कि उत्तर। यह इंसानियत के बारे में क्या कहता है? क्या हम अपनी गलतियों को दोहराने वाले हैं? इस अंधेरे चैप्टर पर विचार करते हुए हमें समझना चाहिए और शांति की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सीखने से हम फ्यूचर वॉर से बच सकते हैं।